हेलो एवरीवन, ये है हमारा पहला चैप्टर। इसमें हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फूड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, या हिंदी में इसका नाम मैं कहूँ भोजन व मानव स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे? भोजन के बारे में। इसका पहला हाफ तो होगा भोजन के बारे में, और सेकेंड हाफ में हम स्टडी करेंगे कि मानव के स्वास्थ्य में कौन कौन सी चीज़ें हानिकारक या अच्छा प्रभाव डालती है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो फूड यानी भोजन। भोजन क्या होती है? जीवन की प्राथमिक आवश्यकता होती है। जैसे कि हम सिंपली पढ़ते हैं कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। ये 3 मेन आवश्यकताएं होती हैं। इनमें से सबसे पहला क्या कहा जाता है? रोटी। रोटी का मतलब क्या होता है? भोजन। तो भोजन इतना आवश्यक क्यों है, इसको हम स्टडी करेंगे पहले पॉइंट के अंदर, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन या पोषण। ये पोषण हमें कैसे प्राप्त होता है? भोजन के वजह से प्राप्त होता है। यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें पोषण घुला हुआ होता है, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी एनर्जी और पोषण प्राप्त होता है। अब ये पोषण किस काम का और ये हमारे शरीर की सहायता कैसे करता है? हमने खा लिया, सुन रहे हैं, पोषण मिल रहा है, पर ये पोषण कैसे हेल्प करता है हमारे शरीर की, या हमारे शरीर की मदद कैसे करता है? तो इसका उत्तर ये है कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन पेट के अंदर जाने के बाद क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या होता है? ब्लड के अंदर, यानी हमारे रक्त के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर रक्त क्योंकि सारे शरीर में बहता है, तो रक्त क्या करता है? भोजन को अलग अलग अंगों को जाकर दे देता है। अब ये अलग अलग अंग क्या करते हैं? जो भोजन ये ग्रहण करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है। इन छोटे पैकेट्स को हम ज़्यादातर ग्लूकोज मानते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज, ये शरीर, ये बाकी सारे अंग क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं और इस ग्लूकोज से ये ऊर्जा बनाते हैं। अब ऊर्जा का मतलब ये नहीं हाँ एनर्जी मिल गई, चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, एनर्जी मिल गई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ऊर्जा से मेरा तात्पर्य है कि ये ऊर्जा क्या करती है? ये ऊर्जा शरीर में जो अंग हैं उसे काम करने की शक्ति प्रोवाइड करती है। काम करने की शक्ति मतलब जैसे हृदय है, तो हृदय का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना और बीट करना, है ना, धक धक करना जो हम बोलते हैं, तो वो काम करेगा। लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का यानी फेफड़ों का सांस को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, यानी फैलना और सिकुड़ना, तो वो अपना काम करेगा। ऐसे करके जो बाकी सारे अंग हैं जिनका अपना अपना कार्य होता है, वो कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो होती है मूलभूत आवश्यकता। क्या? मूलभूत आवश्यकता। वो मूलभूत आवश्यकता हम भोजन से ग्रहण करते हैं। तो भोजन पहले जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करता है, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जिससे हम एक्सेस वर्क करते हैं। जैसे मूलभूत आवश्यकता में मांसपेशियों का क्या काम होता है? हाथ पैरों यानी शरीर के अंगों का संचालन करना। जो मैं बोल रही हूँ, ये जो मेरे उंगलियाँ हिल रही है, ये तो सामान्य कार्य है ना, तो ये मूलभूत के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद मैं कोई एक्सेस काम करती हूँ, जैसे सामान उठाना, यहाँ रखना या दौड़ना, ऐसा कुछ, तो वो एक्सेस एनर्जी, उसके लिए हम अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अधिक भूख भी लगती है। ठीक है, तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? न्यूट्रिशन या पोषण। तो पोषण या न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होता है? बाय फूड, यानी भोजन के द्वारा। इसके बाद एक भोजन से रिलेटेड, भोजन को हम आगे डिफाइन करते हैं या आगे बांटते हैं 2 भागों में, संतुलित व असंतुलित भोजन, या बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड। जैसे भोजन हमें पता है ग्रहण हम करते हैं, तो भोजन एक ही रूप में तो नहीं होता ना। भोजन के रूप में हम क्या खाते हैं? रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, है ना, फल भी खाते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अब इन अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार के पोषण होते हैं। उन पोषण या पोषक तत्वों को या उन पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर ये निर्धारित होता है कि वो भोजन जो हम कुल मिलाकर ग्रहण कर रहे हैं वो संतुलित है या असंतुलित। अब ये संतुलित असंतुलित में कौन आने वाला है या इसमें क्या सम्मिलित होता है? तो इसके घटक सुनिए। पहला क्या होता है? वसा। फिर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर
प्रोटीन, फिर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट यानी वसा, ये सारे क्या होते हैं, मूलभूत तत्व होते हैं। इनका हर प्रकार के भोजन में होना आवश्यक है। जैसे हमारी इंडियन थाली होती है, हमारे भारत में जो थाली परोसी जाती है, जो घर घर में डेली बनती है, तो उसके क्या घटक होते हैं, एक रोटी होती है ना, रोटी होता है पहला चीज़ जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी के बाद दाल होती है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। सब्जी होती है जिसमें विटामिन घुले हुए होते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन भी होते हैं। फिर रायता होता है जिसमें फिर अलग प्रकार के प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार जब एक भोजन की थाली में सब सारे घटक सम्मिलित हैं, तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन। अब ये असंतुलित भोजन क्या हुआ फिर, असंतुलित भोजन ऐसा भोजन है जिसमें कि हम असंतुलित घटक लेते हैं। जैसे कभी कभार क्या करते हैं लोग, भूख लगी तो ठीक है रोटी जैम खा लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया ना। इसमें तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और जैम के अंदर भी तो सिर्फ शुगर ही होता है, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, असंतुलित। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जंक फूड होता है। जंक फूड जिसे हम कहते हैं बाज़ारों में जो नाश्ता मिलता है बेसिकली, उसे हम जंक फूड कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, तला भुना खाना, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो एक ही चीज़ होती है, तो उसमें ये सारे घटक अच्छी तरह सम्मिलित नहीं होते और जिस प्रकार के वातावरण में वो बनाया जाता है उसे भी हानिकारक माना जाता है। तो वैसा भोजन क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन। और संतुलित भोजन का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी भारतीय थाली। इंग्लिश टर्म्स में हम इसे क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, ठीक है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सारे घटक सम्मिलित होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। अब ये तो मेन चीज़ें हो गई कि जो होना चाहिए, है ना, इतना तो हमारे लिए आवश्यक है। ये सब हमें मिलता रहेगा तो हमारा शरीर आराम से सुगम रूप से चलता रहेगा, सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी शरीर को। पर अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसका क्या नुकसान होता है, या उससे हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। आप देखते हो, आप 2-3 दिन तक लगातार खाना नहीं खाते तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, थकान हो जाती है, आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना। तो कमी होने से क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न होते हैं। कमी या बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब हम क्या स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। अब ये कुपोषण या माल न्यूट्रिशन शब्द का अर्थ क्या है, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का अर्थ होता है जब अनुचित मात्रा में हमें वो घटक, अनुचित मात्रा में हमें भोजन का कोई घटक मिले। अनुचित में क्या आ जाएगा, बहुत अधिक, कम। ज़्यादातर हम माल न्यूट्रिशन में किसको ग्रहण करते हैं, किसे समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हमने वो चीज़ ग्रहण करी है, ठीक है। तो विटामिन माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का क्या मतलब होता है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग या इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम एक टेबल के रूप में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो टेबल में इस ओर विटामिन के नाम लिखे हैं, मध्य में जो श्रृंखला है उसमें लिखा है इसकी कमी से क्या रोग होगा, कमी से होने वाला रोग, या इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे डिजीज caused by its deficiency। क्या, डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी शब्द का क्या मतलब है, डेफिशिएंसी शब्द का मतलब होता है कि कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, ठीक है। डेफिशिएंसी का सीधे शब्द में अर्थ है कमी। अब ये जो मैं इंग्लिश वर्ड्स यहाँ पे अलग बार बार लिख रही हूँ ना, ये आपको मदद करेंगे क्योंकि अब हमारा 10th का लेवल आ गया है। इन शब्दों को हमें सीखना होगा, सिर्फ हिंदी से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि इंग्लिश भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, हिंदी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश भी, तो हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो ये हिंदी भाषा में हम पढ़ तो रहे हैं पर इंग्लिश के शब्दों को भूलना नहीं है, ठीक है। तो पहले विटामिन से स्टार्ट करते हैं, विटामिन ए से। ये डी है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है ना
ये वाला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नाम का रोग होता है, जिसे अंग्रेजी में या इंग्लिश में हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे नाम से समझ आ रहा है, रतौंधी यानी रात में अंधा हो जाना, यानी रात्रि के समय कम दिखाई देना। तो इसका लक्षण क्या है? रात्रि में दिखाई नहीं देना या कम दिखाई देना। ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है विटामिन B1, जिसे हम रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं? थायमीन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये दोनों नाम यहाँ पे मैंने लिखे ही इसलिए हैं ताकि आप इन्हें याद रखो, ये नाम भूलने के लिए नहीं है। इन पर परीक्षा में छोटे क्वेश्चनों के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार आते हैं, ठीक है। तो विटामिन B1, जिसे हम क्या कहते हैं? थायमीन, इसकी कमी से बेरी नाम का रोग होता है। क्या है? बेरी। अब इस रोग में क्या हो जाता है? इस रोग में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, यानी शरीर के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। अब हमारे मसल्स ही कमज़ोर हो जाएंगे तो हमें डेली के काम करने में दिक्कत होगी ना, यानी उठना बैठना, कोई चीज़ उठाना या चलना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो मसल्स कराते हैं, ये जो मैं हाथ का मूवमेंट कर रही हूँ, ये सब कौन करवा रहा है? मेरी मसल्स करवा रही हैं। अगर बेरी नाम का रोग हो जाए तो ये क्या पड़ जाएंगे? कमज़ोर, और मैं हाथ हिलाने में असक्षम हो जाऊंगी, ठीक है। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, थकान महसूस होती है, क्योंकि मांसपेशियां तो काम नहीं कर रहे, राइट। तो बॉडी बहुत ही वीक यानी कमज़ोर हो जाती है, और हृदय की गति भी धीमी हो जाती है। अब हृदय की गति यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि हमारा जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है बेसिकली, वो भी मांसपेशियों की बनी हुई संरचना है, इसीलिए हृदय की गतियों में कमी आ जाती है, हृदय की गति धीमी हो जाती है। फिर है विटामिन B2, या इसे हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन इसका नाम था और रोग क्या हो गया? राइबोफ्लेविन, आगे लगा दिया ओसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। अब ओ लगाएंगे तो ओ की मात्रा जुड़ जाएगी न पे, तो ये नो हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। अब इसकी कमी से क्या, इसकी कमी के क्या लक्षण क्या है? कमजोर याददाश्त, यानी मेमोरी पावर धीरे धीरे लूज होती जाती है, यानी मेमोरी पावर वीक होती जाती है। फिर त्वचा का मुख व होठों के पास से फटना, यानी मुख व होठों के पास की जो त्वचा है वहाँ पर वो त्वचा कैसी हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है और शुष्क यानी ड्राई हो जाती है, जिसके वजह से वो फट जाती है। क्या हो जाती है? फट जाती है। फिर क्या है? विटामिन B3, जिसे हम क्या कहते हैं? नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलेग्रा। क्या कहते हैं? पेलेग्रा। अब इसके क्या लक्षण है? जीभ का फटना व फाले होना, जीभ का फटना व जीभ पर फाले हो जाना, या इंग्लिश में इसे कहते हैं टंग इन्फ्लेमेशन। क्या कहेंगे? टंग इन्फ्लेमेशन। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। टंग इन्फ्लेमेशन, ओके। टंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है? ज्वलन महसूस होना या जलन महसूस होना। जब मुख में फाले हो जाते हैं तो वो फाला जिस जगह पर होता है वो जगह में जलन महसूस होती है ना, तो इन्फ्लेमेशन। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। क्या नाम का रोग होता है? स्कर्वी। ये रोग के क्या लक्षण है? जबड़ों से खून आना व त्वचा पर छाले हो जाना, यानी जबड़ों से इसमें रक्त निकलने लग जाता है और जो स्किन होती है उस पर रैशेज हो जाते हैं या छाले हो जाते हैं। फिर आता है विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स। इसके लक्षण क्या है? कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। देखिए यहाँ पर हड्डियों का कमज़ोर हो जाना तथा घुटनों का निकट आना। अब ये घुटनों का निकट आने का क्या मतलब होता है? देखिए मैं आपको यहाँ पे
ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी, अब ये कोई व्यक्ति है और ये इसकी टांगे हैं, ठीक है, ये इसका सर भी बन गया, ये इसके हाथ भी बन गए, ठीक है। अब ये इसकी टांगे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये घुटने कहलाते हैं ना। इसमें क्या हो जाता है, ये घुटने मुड़ जाते हैं। अब इसको जब ये हो जाएगा तो इसके घुटने कैसे हो जाएंगे, यहाँ से ये अंदर की ओर मुड़ने लग जाएंगे। कैसे मुड़ेंगे, तो ये वाली रेखा भी क्या हो जाएगी, ऐसी, तो घुटने क्या हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, टांग ऐसी सिकुड़ने लग जाएगी और वो अंदर की तरफ झुकने लग जाएंगे। तो घुटनों के जो, जिसे हम कहते हैं ना वो टकना, वो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर मुड़ने लग जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, और इसके लक्षण क्या है, हड्डियों का कमजोर होना व घुटनों का निकट आना। ये टेबल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे बार बार देखिएगा और इन नामों से फेमिलियर यानी जान पहचान बढ़ाइए इन नामों से और इन्हें पढ़ते रहिए।